तो इस कहानी की शुरुआत होती है कॉन्गजुंग राज्य के प्रिंस को दिखाते हुए। आज ये अपने महल से कुछ दूरी पर शिकार करने के लिए आया हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो एक हिरन को अपना शिकार बना पाता, तभी अचानक से एक तीर वहां से गुजरता है, जिससे उस प्रिंस के घोड़े के डर जाने की वजह से वो उसे नीचे गिरा देता है। इस प्रिंस के साथ साथ तीर चलाने वाला वो आदमी भी इस कहानी का एक मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है क्वान। अब क्योंकि क्वान इस राज्य के डिप्टी मिनिस्टर का एक खास आदमी है, तो इसीलिए वो प्रिंस को अपने साथ लेकर डिप्टी मिनिस्टर के महल में पहुंच जाता है। अब क्योंकि ये प्रिंस यहाँ के राजा का छोटा भाई है, तो इसीलिए ये मिनिस्टर उसकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसी दौरान प्रिंस की नजर मिनिस्टर की बेटी पर पड़ती है, जिसका नाम है शिन। इस राज्य की बाकी लड़कियों के मुकाबले वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और इसीलिए शिन पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठता है। शिन का फादर प्रिंस को बताता है कि एक बार क्वान नाम के उस लड़के ने उसकी जान बचाई थी, और इसीलिए आज वो उसे अपने साथ रखकर बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानता है। इस प्रिंस का ध्यान तो पूरी तरह से शिन के ऊपर ही लगा हुआ था, और इसीलिए फिलहाल उसे इस डिप्टी मिनिस्टर की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इसी बीच एक अलग सीन के दौरान हम शिन और क्वान को मिलते हुए देखते हैं। इनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी पहले से प्यार करते हैं, लेकिन आज तक शिन के फादर या किसी भी और व्यक्ति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। फिर अगले दिन के एक सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस की मदर ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। असल में फिलहाल जो इस राज्य का राजा है वो इस औरत का सौतेला बेटा है, क्योंकि मेन राजा के मरने से पहले ही उसकी पहली वाली वाइफ मर चुकी थी, और पहली वाली वाइफ से राजा को जो बेटा पैदा हुआ था वही आज के समय में इस राज्य का राजा है। अब क्योंकि पुराने राजा के साथ साथ उसकी पहली वाली वाइफ भी मर चुकी है, तो ऊपरी तौर पर अपने सौतेले बेटे को ही राजा बनाकर ये महारानी ही राजकाज के ज्यादातर कामों को देखा करती है। महारानी को भी अब तक ये खबर लग चुकी थी कि उसका ये इकलौता बेटा अब तक डिप्टी मिनिस्टर की बेटी के प्यार में पड़ चुका है, तो इसीलिए ये महारानी उसे डांट लगाते हुए कहती है कि कम से कम तुमने अपने स्टेटस का तो ख्याल किया होता। आज के बाद तुम मुझे कभी भी डिप्टी मिनिस्टर के घर के आसपास नजर नहीं आने चाहिए। अब कहने को तो ये महारानी प्रिंस की सगी माँ है, लेकिन फिर भी इसके अंदर पावर की ऐसी भूख है कि अपने बेटे के दिल में चल रही फीलिंग्स को वो जरा भी नहीं समझ पाती। फिर अगले सीन में हम इस महारानी को उसके सौतेले बेटे यानी कि इस राज्य के राजा से मिलते हुए देखते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अभी तक इस राजा का कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। असल में ये राजा अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, और अपने पहले ही बच्चे को जन्म देते समय उस बच्चे के साथ साथ वो औरत भी मारी गई, और तब से ही ये राजा काफी ज्यादा दुखी रहने लगा। इसीलिए उसने आज तक दूसरी शादी नहीं की। हालांकि इस राजा के पास एक ये भी ऑप्शन है कि इस राज्य के लिए एक नया वारिस पैदा करने के लिए वो चाहे तो इस राज्य की अलग अलग दासियों के साथ संबंध बना सकता है, लेकिन अपनी पहली वाइफ को ना भुला पाने की वजह से इस राजा ने आज तक ऐसा भी नहीं किया। महारानी उससे कहती है कि इस राज्य के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और अगर दासियों के साथ संबंध बनाने में आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो बेहतर होगा कि एक अच्छी सी लड़की से शादी करके आप एक लड़का पैदा करें। फिर राजा के पूछने पर महारानी उसे बताती है कि इस राज्य के डिप्टी मिनिस्टर की बेटी शिन खूबसूरत होने के साथ साथ एक बहुत ही होनहार लड़की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसी से शादी करके अपने वंश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये राजा तो महारानी की इस बात को आसानी से मान जाता है, लेकिन फिर जब ये खबर उसके घर वालों से शिन को लगती है, तो वो लड़ते झगड़ते हुए इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। शिन का प्रेमी क्वान भी इस बात से काफी ज्यादा आहत हो चुका था, और इसीलिए ये दोनों उसी रात के अंधेरे में वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। वहाँ से निकलकर काफी दूर तक जाने के बाद ये दोनों एक सही सी जगह देखकर आज की रात यहीं पर गुजारने के लिए रुक जाते हैं। वैसे तो पहले कभी इन दोनों ने ये कसम खाई थी कि शादी के बाद ही एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होंगे, लेकिन अब इन मुश्किल हालातों को देखते हुए आज की रात ही ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब तक ये दोनों नींद से जाग पाते, शिन का फादर अपने कई सारे सैनिकों को लेकर यहाँ पर पहुंच चुका था। अपनी तरफ से कौन उन लोगों से मुकाबला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर के संघर्ष के बाद उसे भी बंदी बना लिया जाता है। शिन का फादर इस बात से बहुत नाराज था कि कौन ने उसे धोखा दिया है, और इसीलिए वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उसका सर कलम कर दिया जाए। लेकिन फिर शिन अपने फादर से रोते हुए ये कहती है कि अगर आप लोगों ने कौन को मारा तो फिर मैं भी आत्महत्या कर लूंगी, इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उस राजा से शादी करके उसके साथ चली जाऊं, तो बदले में आपको कौन को भी जिंदा छोड़ना होगा। शिन का फादर उसकी इस शर्त को मान लेता है, और फिर शिन को यहाँ से वापस ले जाकर उसकी राजा से शादी करवा दी जाती है। तो कुल मिलाकर शिन अब इस राज्य की रानी बन चुकी है, और आजकल उसके सारे कामों को करने के लिए यहाँ पर काफी सारी दासियां हैं, लेकिन फिर भी अब उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा पर भी उसका कोई अधिकार नहीं रहा, और यहाँ पर उसे ठीक वैसा ही करना पड़ता है जैसा इस राजा की सौतेली माँ यानी कि महारानी चाहती है। देखते ही देखते इसी तरह 5 साल गुजर जाते हैं, और दिखाया जाता है कि राजा अब काफी ज्यादा बीमार रहने लगा है। इस राजा का छोटा भाई यानी कि प्रिंस, जो पिछले कई सालों से विदेश यात्रा पर गया हुआ था, राजा की इस बिगड़ती हालत को देखते हुए अब इस राज्य में वापस आ चुका है। सबसे पहले तो वो राजा से मिलकर उसकी तबीयत के साथ साथ इस राज्य के भी हालचाल पूछता है, लेकिन इस दौरान वो जिस तरह से शिन की तरफ देख रहा था, इससे साफ पता चलता है कि आज भी उसके अंदर शिन के लिए बहुत ज्यादा प्यार है।
इसके बाद हमें पता चलता है कि शिन के अब एक बेटा है जो लगभग 4 साल का हो चुका है। वो प्रिंस से मिलकर उसे बताती है कि ना जाने राजा को ऐसी क्या बीमारी है कि काफी उपचार के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही, और इसी वजह से शिन अब काफी ज्यादा परेशान रहने लगी है। फिर प्रिंस उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि हमारे राजा को कुछ नहीं होगा, और जाने से पहले वो शिन को एक बहुत ही खूबसूरत सा हेयर पिन गिफ्ट करता है जो अपनी विदेश यात्रा के दौरान वो कहीं से लेकर आया था। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस राज्य के कई सारे मंत्रियों के बीच मीटिंग चल रही है। ये सभी लोग इस बात से परेशान हैं कि राजा की बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। इनमें से कुछ लोगों को ये शक है कि शायद राजा को पॉइजन दिया जा रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाना होगा। फिर उसी रात राजा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर के साथ साथ शिन भी वहाँ पर बैठी हुई थी। राजा को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो ये वैद्य उसका एक्यूपेंचर करके उसे फिलहाल तो सांस लेने लायक बना देता है। फिर शिन उससे पूछती है कि आपके बाद इस राज्य का अगला राजा किसे बनाया जाए, लेकिन इससे पहले कि राजा इस सवाल का जवाब दे पाता, अचानक से ही उसकी सांसें थमने लगती हैं और फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर राजा की जान चली आती है। महारानी को भी राजा के इस बिगड़ती तबीयत की जानकारी लग चुकी थी, लेकिन शिन भी ये बात जानती है कि वो औरत कितनी ज्यादा चालाक है, और इसीलिए उसने राजा के अंतिम क्षणों में महारानी को उससे मिलने नहीं दिया। असल में ये दोनों औरतें एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और अब क्योंकि राजा ने मरने से पहले अपने सक्सेसर का नाम नहीं बताया, तो जाहिर है कि अब सारी पावर शिन के बजाय महारानी के हाथों में ही जाने वाली है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि महारानी का एक खास आदमी उससे मिलकर कहता है कि अगर जल्द से जल्द आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो इस राज्य की सारी पावर शिन के हाथों में चली जाएगी। फिर अगले दिन शिन से मिलने के लिए उसके फादर यहाँ पर आते हैं। असल में ये आदमी इस जांच पड़ताल में लगा हुआ है कि राजा की मौत किस वजह से हुई। वो शिन को राजा की रॉयल बुक दिखाते हुए कहते हैं कि इसमें से एक पेज मिसिंग है, यानी कि मरने से एक दिन पहले राजा को खाने में क्या खिलाया गया था। इस बात की जानकारी इस किताब के अंदर नहीं लिखी हुई है। शिन के फादर को काफी हद तक इस बात पर शक है कि राजा के मरने में कहीं ना कहीं इस राज्य की महारानी का ही हाथ होगा। वो शिन से कहते हैं कि अगर हम लोगों ने ये बात प्रूफ कर दी कि राजा के मरने में कहीं ना कहीं महारानी का ही हाथ है, तो जाहिर है कि सर्वसम्मति से इस राज्य की सारी पावर तुम्हारे हाथ में ही आ जाएगी। और अगर मान लो बाई चांस ऐसा नहीं हो पाया, तो शिन के साथ साथ उसके बेटे को भी खतरा हो सकता है। इधर उस चालाक महारानी को भी इन सारी बातों की जानकारी लग चुकी थी। वो अपने मंत्रियों के सामने ये घोषणा करती है कि राजा को पॉइजन देने में कहीं ना कहीं शिन के फादर का ही हाथ रहा है, और इसीलिए वो उसे गद्दार करार देते हुए गिरफ्तार करवा लेती है, और साथ ही साथ उसकी बेटी शिन को भी उसके रॉयल पैलेस से निकाल दिया जाता है। उसे यहाँ से हटाकर रॉयल पैलेस के पास एक छोटे से घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद राज्य की सारी पावर प्रिंस के हाथों में देते हुए उसे ही यहाँ का राजा घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि इस तरह के राज्यों में राजा की रक्षा करने के लिए एक अलग तरह की सेना की टुकड़ी का इंतजाम किया जाता है, जिसे इस राज्य के लोग क्वीनक कह के पुकारते हैं। असल में क्वीनक वो लोग हैं जो लड़ने में तो काफी माहिर होते हैं, लेकिन साथ ही साथ पहले कभी इन्हें नपुंसक भी बना दिया जाता है। जाहिर है कि इन्हें नपुंसक बनाने के पीछे की वजह यही रही होगी, क्योंकि मर्द अपनी काम वासना की वजह से ही ज्यादातर गलतियां कर बैठता है, और एक राजा तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि कोई सैनिक अपने पर्सनल जुगाड़ के चक्कर में राजा का कोई नुकसान करे। बाकी सब तो ठीक है, पर यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ यूनक की सेना में क्वान नाम का भी वो आदमी मौजूद था जो पहले कभी शिन का प्रेमी हुआ करता था। इसके कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि महारानी इस राज्य के नए राजा के ऊपर यह दबाव बना रही है, दासियों के साथ संबंध बनाकर जल्द से जल्द एक नए वारिस का इंतजाम करे। इस राज्य की प्रथा के मुताबिक इंटीमेट होने वाले कमरे के बाहर काफी सारे सैनिकों को भी खड़ा किया जाता था, ताकि राजा को अपना काम पूरा करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। पर कल तक का ये प्रिंस जो आज राजा बन चुका है, उसके दिलो दिमाग में तो आज भी पूरी तरह से शिन ही समाई हुई है, और इसीलिए वो ना तो दासियों के साथ कुछ कर पाता है, और साथ ही बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उस घर की तरफ देखता है जहाँ पर शिन को उसके बेटे के साथ रखा गया है। यहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शिन भी इस जांच पड़ताल में लगी हुई है कि राजा की मौत आखिर कैसे हुई थी। इस काम के लिए वो अपनी उस इकलौती दासी को तैयार करती है कि वो किचन में जाके इस बात का पता लगाए कि राजा के खाने में क्या मिलाया जाता था। ये दासी वापस आने के बाद शिन को बताती है कि वहाँ पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन राजा के लिए खाना बनाने वाली मेन शेफ पिछले कुछ दिनों से गायब है। और साथ ही वो शिन को ये भी बताती है कि इस महल के अंदर एक ऐसी अंडरग्राउंड जगह है जहाँ पर कुछ खास कैदियों को ही छुपा कर रखा जाता है। इसके बाद रात के अंधेरे में छुपते छुपाते हुए शिन वहाँ पर पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे राजा के लिए खाना बनाने वाली वो मेन शेफ नजर आती है। वो शिन को बताती है कि पिछले कुछ दिनों से राजा के लिए खाना पहुंचाने वाला काम महारानी के कुछ खास लोग ही कर रहे थे। तो अब तक तो शिन को भी ये भरोसा हो चुका था कि राजा के मरने में पूरी तरह से महारानी का ही हाथ है। इसके बाद एक दिन अचानक से ही नया राजा शिन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। शिन इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो उसकी वो इकलौती दासी जो नेचर वाइज थोड़ी लालची है, उसके सारे गहनों को पहन पहन कर देख रही थी। फिर राजा को यहाँ अचानक से देखते ही वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए माफ करने की भीख मांगने लगती है।
फिलहाल तो ये राजा उसे कुछ नहीं कहता और इसी दौरान यहाँ पर शिन भी लौट आई थी। वो राजा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो शिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर शिन कहता है कि मेरे फादर के साथ आप लोगों ने बहुत गलत किया। राजा कहता है कि हाँ, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ और इसीलिए बहुत जल्द हम लोग उनको छोड़ने वाले हैं। फिर तभी अचानक से शिन की नजर पड़ती है राजा के एक सैनिक पर, जो असल में कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना प्रेमी क्वान था। शिन को उसे देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर यह आदमी यहाँ तक कैसे पहुंचा। खैर, इसके बाद राजा शिन के कमरे में काफी सारी ऐसी काम की चीजें पहुंचा देता है जो उसे महल से निकालते वक्त महारानी ने नहीं दी थी। फिर इसके कुछ दिनों बाद राजमहल में एक मीटिंग चल रही थी। यहाँ प्रिंस ये नोटिस करता है कि भले ही उसे राजा बना दिया गया हो, लेकिन आज भी मंत्रियों को सारे आदेश सिर्फ उसकी माँ यानी कि महारानी ही दिया करती है। राजा यहाँ पर यह प्रस्ताव रखता है कि उन्हें शिन के फादर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि महारानी ऐसा नहीं चाहती तो जाहिर है कि बाकी मंत्री भी उसी की हाँ में हाँ मिलाएंगे। मंत्रियों के साथ हुई इस बैठक के खत्म होने के बाद महारानी अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुम कब से इतने बड़े हो गए जो राज्य के फैसले खुद करने लगे। ये राजा भी अब तक अपनी माँ की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो महारानी से कहता है कि मैंने आज तक वही किया है जो आपने मुझे कहा है, लेकिन मुझे भी ये समझ नहीं आता कि आखिर आप चाहती क्या हो। महारानी कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम शिन से दूर रहो और जो भी फैसले मैं इस राज्य के लिए करती हूँ कभी उसमें अपनी टांग मत लड़ाओ। यहीं दूसरी तरफ फ्लैशबैक के एक सीन में दिखाया जाता है कि आज से 5 साल पहले क्वान के साथ क्या हुआ था। शिन के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसके फादर ने उसे जिंदा तो छोड़ दिया, लेकिन साथ ही साथ हरजाने के तौर पर उसका प्राइवेट पार्ट काटकर उन लोगों ने क्वान को खस्सी बना दिया। और यही वजह है कि आज वो राजा की उस खास सेना का हिस्सा बन पाया है। क्वान को अक्सर रात में सोते समय उसी 5 साल पुरानी घटना का सपना आता है और आज भी उसी सपने को देखते हुए वो अचानक से ही नींद से जाग गया। वो देखता है कि चोरी छुपे शिन उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई है। शिन उससे कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुश हूँ और मेरे फादर ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। इसके बाद वो क्वान से कहती है कि मेरे पिता गद्दार नहीं है और इसीलिए उनको बचाने में मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। क्वान कहता है कि तुम्हारे फादर ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके लिए मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। वो शिन की बातों को इग्नोर करते हुए उसे यहाँ से भगा देता है। इसके बाद शिन उस जगह जाती है जहाँ पर उसके फादर को बंदी बनाकर रखा गया था। वो वहाँ के सैनिकों के हाथ अपने फादर के लिए खाना भिजवाती है, लेकिन बीच रास्ते में ही क्वान इस खाने को उनसे ले लेता है। फिर वो शिन के फादर के पास जाकर खाने के उस डिब्बे को खोलता है और देखता है कि इसके अंदर एक लेटर रखा हुआ था जो शिन ने उसके फादर के लिए लिखा था। क्वान कहता है कि अगर महारानी को इस लेटर के बारे में पता लगा तो तुम्हारे साथ साथ शिन की भी जान को खतरा हो सकता है। शिन का फादर उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए उसे पुरानी बातों के लिए माफ करने को कहता है, लेकिन क्वान अब उसके फादर से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था और इसीलिए वो शिन के फादर को टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसके बाद दिखाया जाता है कि अपने अच्छे काम की वजह से अब धीरे धीरे क्वान राजा की नजरों में आ चुका है और फिर कुछ दिनों बाद उसकी लॉयल्टी से इम्प्रेस होकर राजा उसे खस्सी सेना की इस टुकड़ी का हेड बना देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि शिन के फादर की मौत की तारीख तय कर दी गई है और राजा ये बात अच्छे से जानता है कि अगर शिन का फादर मारा गया तो वो इस जन्म में तो शिन को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो एक बार फिर से महारानी से मिलकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो शिन के फादर को छोड़ दें। लेकिन इस बार भी महारानी उसे डांटते हुए ऐसा करने से इनकार कर देती है और राजा को असली झटका तो तब लगता है जब उसे पता चलता है कि शिन के फादर को ये लोग आज ही मारने वाले हैं। इसके बाद वो अपने खास आदमी क्वान को ऑर्डर देता है कि वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंचकर शिन के फादर की जान बचाए। राजा के ऑर्डर को फॉलो करते हुए क्वान उस जगह पर सही समय पर पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर शिन के फादर को नहीं बचाता और फिर उसके आंखों के सामने ही शिन के फादर समेत उसके खास आदमियों को भी मार दिया जाता है। इधर जब शिन को इस बारे में पता चलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। राजा भी उसके पास जाकर उसका ये दर्द बांटना चाहता था, लेकिन शिन की मदद ना कर पाने की वजह से वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। फिर रात के समय दिखाया जाता है कि इस राज्य के 2 लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। इन दोनों के बीच की बातों का पूरा सार यही था कि आज के समय में यहाँ पर सही और गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस किसी के पास भी पावर है बस उसी का यहाँ बोलबाला चलता है। फिर इसके कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि महारानी अपने सलाहकारों के साथ एक मीटिंग कर रही है। उन लोगों का कहना था कि शिन की वजह से राजा अपने किसी भी काम में कोई ध्यान नहीं देता और इसीलिए शिन को उसके बच्चे के साथ इस राज्य से निकाल देना चाहिए। अंदर से तो महारानी भी ठीक ऐसा ही चाहती है, पर कहीं इस वजह से उसका बेटा बहुत ज्यादा नाराज ना हो जाए, तो इसीलिए वो फिलहाल तो ऐसा करने से इनकार कर देती है। इधर राजा को भी इस बारे में आइडिया लग चुका था कि ये लोग शिन को यहाँ से निकालने का प्लान बना रहे हैं। फिर अगले ही दिन वो एक हमदर्द की तरह शिन से मिलकर उसे बताता है कि तुम्हारे खिलाफ इस राज्य में साजिश चल रही है। शिन को उसकी इस हमदर्दी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो राजा से कहती है कि अगर हो सके तो कभी भी मुझसे मिलने के लिए दोबारा यहाँ पर मत आना। शिन की इस बात से राजा को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है और वो गुस्से में शिन से कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ।
बताओ, सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे आखिर इस तरह से क्यों सजा दे रही हो? शिन उसकी इन बातों को इग्नोर करते हुए उसे यहाँ से जाने को कहती है। फिर यहाँ से जाते जाते राजा शिन की उस इकलौती दासी को भी साथ ले जाता है। फिर रात के समय वो उस दासी से शिन के बारे में काफी कुछ पूछने लगता है। ये दासी भी बहुत चालाक थी, तो इसीलिए वो राजा को शिन के बारे में बताते हुए उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करने लगती है। ये राजा फिलहाल अंदर से काफी बौखलाया हुआ था, तो इसीलिए वो इस दासी के अंदर ही शिन को इमेजिन करते हुए उस रात उस दासी के साथ ही इंटीमेट हो जाता है। अब क्योंकि कल रात इस दासी ने राजा को खुश कर दिया था, तो फिर अगले ही दिन इस दासी को प्रमोट करके उसे कॉन्कुबिन बना दिया जाता है। कॉन्कुबिन का मतलब होता है राजा की वो पसंदीदा दासियां, जिनके साथ वो जरूरत पड़ने पर शारीरिक संबंध बनाकर उनसे बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि कौन को अब ये पता लग चुका है कि शिन का ये बच्चा असल में पुराने वाले राजा का नहीं बल्कि क्वान का है, और इसीलिए वो शिन के बेटे को खेलता हुआ देखकर अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि राजा की उस नई दासी को भी अब इस बारे में पता लग चुका है। वो कौन के पास आकर कहती है कि मुझे तुम्हारे और शिन के पास्ट के बारे में सब कुछ पता लग चुका है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस राज को हमेशा राज ही रखूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। आज के समय में तुम ही राजा के सबसे खास आदमी हो, तो तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हर रात राजा सोने के लिए सिर्फ मेरे ही पास आए। यानी कि एक तरह से ये दासी कौन को ब्लैकमेल कर रही थी, पर कौन उसकी इन धमकियों से नहीं डरता और उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इधर शिन भी अब तक ये बात समझ चुकी थी कि वो महारानी से अकेले तो मुकाबला नहीं कर पाएगी, और इसीलिए वो फैसला करती है कि अब राजा के साथ अपने संबंधों को थोड़ा सुधारेगी। इसके बाद वो राजा को मिलने के लिए अपने पास बुलाती है। वैसे तो इस मुलाकात में ऐसा कुछ भी खास नहीं होता, लेकिन शिन ने जानबूझकर अपने बालों में वो वाली हेयर पिन लगाई थी जो आज से कुछ महीनों पहले राजा ने उसे बहुत ही प्यार से गिफ्ट किया था। यहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राजा का शिन के प्रति इतना ज्यादा लगाव देखकर महारानी अब और भी ज्यादा आग बबूला होने लगी है। वो जानती है कि राजा की वजह से शिन को इस राज्य से निकाल तो नहीं सकती, और इसीलिए वो शिन को जहर देकर मारने का प्लान बनाती है। इत्तेफाक से इस काम के लिए ये लोग कौन नाम के उस सैनिक को चुनते हैं जो पहले कभी शिन का प्रेमी हुआ करता था। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस दासी की महत्वाकांक्षाएं अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। वो शिन के पास जाकर उससे कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी ज्वेलरी दे दो, क्योंकि आजकल हमारे राजा को मुझ में ही तुम नजर आने लगी हो, और अगर आने वाले समय में मैं राजा से एक बच्चा पैदा करके इस राज्य की रानी बन गई तो वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगी। शिन भी ये बात समझ जाती है कि ये औरत अब अपनी औकात से बाहर जा रही है, और इसीलिए वो उसे अपनी सारी ज्वेलरी देने के साथ साथ उसे वो हेयर पिन भी दे देती है जो राजा ने कभी उसे बहुत प्यार से गिफ्ट किया था। फिर शाम के समय राजा की महारानी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, और इसी वजह से वो नाराज होकर एक बार फिर से उसी दासी के पास चला जाता है। ये राजा जब देखता है कि इस दासी ने शिन की ज्वेलरी के साथ साथ उस हेयर पिन को भी चोरी कर लिया है जो उसने कभी बड़े प्यार से शिन को दिया था, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर इस दासी को सजा देने का मन बनाता है। ये औरत तुरंत ही समझ जाती है कि उसका यह दांव उल्टा पड़ गया, और इसीलिए पहले तो वो अपनी गलती के लिए उससे बहुत ज्यादा माफी मांगती है, लेकिन फिर भी जब ये राजा उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होता तो आखिर में वो राजा को शिन और कौन के बीच का वो राज बता देती है जो अब तक शिन और कौन के अलावा सिर्फ उसे ही मालूम था। ये सुनने के बाद तो राजा की मर्दानगी पर और भी ज्यादा चोट पहुंचती है। फिर वो रात में ही शिन के पास जाकर उससे कहता है कि एक खस्सी आदमी की वजह से तुमने इतने दिनों तक मुझे नजरअंदाज किया, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मेरे अंदर नजर नहीं आई। राजा को इस बात का शक होता है कि क्या कौन सच में खस्सी है या फिर वो ऐसे ही नामर्द होने का नाटक कर रहा है, तो इसीलिए वो अपने सैनिकों से कहकर कौन के कपड़े उतरवाता है, और उसका अच्छी तरह से चेकअप करने के बाद राजा को इस बात की तसल्ली तो हो जाती है कि हाँ, ये आदमी सच में ही एक नामर्द है। इसके बाद वो अपने सारे सैनिकों से यहाँ से जाने को कहता है, और फिर शिन के मना करने के बाद भी वो उसके साथ इंटीमेट होने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन शिन के बहुत ज्यादा रेजिस्ट करने की वजह से वो इस बार भी ऐसा नहीं कर पाता। फिर राजा के यहाँ से जाने से पहले शिन उससे कहती है कि तुम अभी सिर्फ नाम के ही राजा हो, जिस दिन भी तुम एक सच्चे राजा बन जाओगे और तुम्हारे हाथ में ही इस राज्य की सारी पावर आ जाएगी, तो उसी दिन तुम मेरे पास आना और मैं खुशी खुशी खुद को तुम्हें सौंप दूंगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भले ही इस बार भी राजा को शिन का प्यार नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसे उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी थी। क्वान को अब ये समझ आने लगा था कि शिन के साथ साथ अब उसे भी राजा से खतरा है, और इसीलिए वो फैसला करता है कि राजा को मार के इस पूरे किस्से को खत्म कर देगा। इस काम के लिए वो उस जहर को जो उसे आज से कुछ समय पहले महारानी की तरफ से मिला था राजा के उस काढ़े में मिला देता है, जो उसे मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये राजा हर रात इस तरह के काढ़े को पी पी कर थक चुका था, और इसीलिए वो आज रात इस काढ़े को पीना नहीं चाहता था। वो कौन से कहता है कि वैसे तो तुम एक खस्सी हो, तो शायद ये काढ़ा तुम पर कोई असर ना करे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम ही इस काढ़े को पियो। फिर ना चाहते हुए भी कौन को वो काढ़ा पीना ही पड़ता है।
और फिर जहर की वजह से कुछ ही देर बाद उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। उसके इलाज के लिए तुरंत ही एक चिकित्सक को बुलाया जाता है। राजा उससे कहता है कि किसी भी हाल में इस आदमी को बचाओ, क्योंकि मुझे ये जानना है कि किसने मेरे काढ़े में जहर मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की है। इसके बाद काढ़ा बनाने वाले उस शेफ को पकड़कर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। यह आदमी इस टॉर्चर को सहन नहीं कर पाता और फिर एक नुकीली चीज से खुद ही अपनी जान ले लेता है। वो दासी जो अब तक रानी बनने के सपने देखने लगी थी, अपनी अगली चाल चलते हुए महारानी के पास मिलने के लिए जाती है। ये महारानी को कौन और शिन के पुराने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है, और साथ ही ये भी कि शिन का वो बच्चा असल में पुराने राजा का नहीं बल्कि कौन का है। ये सारी जानकारी मिलने से महारानी काफी खुश होती है, लेकिन साथ ही उसे इस बात का डर भी था कि ये दासी अपनी हरकतों की वजह से कल को उसके लिए भी मुसीबत बन सकती है, और इसीलिए महारानी अपने खास आदमी को यह आदेश देती है कि इस दासी को मार दिया जाए। तो कुल मिलाकर इस दासी की सारी होशियारी इसी के ऊपर भारी पड़ गई, और इस जन्म में तो अपना रानी बनने वाला सपना वो पूरा नहीं कर पाई। फिर अगले सीन में पता चलता है कि राजा ने महारानी के खास आदमियों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है। महारानी राजा से मिलकर उसे ऐसा करने से रोकती है। वो उससे कहती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, जब मैं सब कुछ अच्छे से संभाल रही हूँ तो तुम बीच में अपनी टांग क्यों लड़ा रहे हो। राजा कहता है कि आप क्या चाहती हैं कि मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बन के रहूं। सच कहूँ तो मुझे इस बात का भी पूरा शक है कि शायद आपने ही मेरे उस काढ़े में जहर मिलवाकर मुझे मारने की कोशिश की थी। महारानी कहती है कि तुम मेरे सगे बेटे हो, बताओ मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी। अरे आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही राजा बनाने के लिए किया, और पिछले राजा को भी मैंने कई महीनों तक स्लो पॉइजन देकर इसीलिए मरवाया ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो सके। महारानी के मुंह से ये सारी बातें सुन के इस राजा को गहरा सदमा लगता है। वो महारानी पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे शिन के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए था, और मैंने कभी अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि आप एक इतनी घटिया इंसान हो सकती हैं कि मुझे राजा बनाने के लिए आपने अपने सौतेले बेटे को भी मरवा दिया। अपने बने बनाए इस खेल को बिगड़ता हुआ देख महारानी अब शिन को मरवाने का फैसला करती है, लेकिन इससे पहले कि उसके भेजे हुए सैनिक शिन को मार पाते, राजा अपने खास आदमियों को वहां भेजकर शिन को बचा लेता है। उस जहर की वजह से कौन की हालत काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन जाते जाते भी वो शिन और अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहता था, और इसीलिए वो मरने से पहले राजा के सामने ये झूठ बोल देता है कि महारानी ने ही उसे वो जहर राजा के काढ़े में मिलाने के लिए दिया था। कौन के मरने के बाद महारानी को बंदी बनाकर उसे कारागार में डाल दिया जाता है, और साथ ही साथ महारानी के खास आदमियों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इस तरह से इस राज्य की पूरी पावर अब राजा के हाथ में आ चुकी थी, और इसीलिए शिन से छीने गए उसके सारे पुराने अधिकार अब उसे वापस कर दिए गए थे। राजा को याद आता है कि शिन ने उससे कहा था कि जिस दिन भी तुम इस राज्य के एक सच्चे राजा बन जाओ उसी दिन मेरे पास आना। अब क्योंकि आज वो दिन आ चुका है तो बड़ी उम्मीदों के साथ वो आज की रात गुजारने के लिए शिन के पास जाता है। इधर शिन को भी इस बात का अंदाजा पहले ही लग चुका था, और इसीलिए राजा को खुश करने के लिए उसने खुद को बहुत ही अच्छे से तैयार किया था। फिर मिलने के कुछ देर बाद ही इन दोनों के बीच जबरदस्त रोमांच चालू हो जाता है। हम देख पाते हैं कि इस दौरान शिन ने वही वाला हेयर पिन लगा रखा था जो किसी समय इसी राजा ने उसे उपहार में दिया था। यह हेयर पिन एक साइड से काफी नुकीला होता है तो किसी की जान लेने के भी काम आ सकता है। और फिर जैसे जैसे इन दोनों के बीच का ये रोमांस आगे बढ़ता रहा तो एक समय ऐसा आता है जब ये राजा पूरी तरह से मदहोश हो चुका था, और इसी समय अचानक से शिन अपना वो हेयर पिन निकालकर सीधा उसको राजा की गर्दन के अंदर घुसा देती है, और इस तरह से तड़पते हुए ये राजा भी मारा जाता है। फिर इसके बाद यहाँ से कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं कि इस राज्य की सारी पावर अब शिन के हाथ में है, यानी कि अब वही इस राज्य की नई महारानी बन चुकी है। वो आज पहली बार अपने बेटे को साथ लेकर दरबार में आई है, और फिर अचानक से ही उसका बेटा अपना हाथ छुड़ाकर सीधा जाकर राजा की गद्दी पर बैठ जाता है। ये पूरा सीन अपने आप में इस बात का संकेत था कि कहीं न कहीं अब शिन भी पुरानी महारानी जैसी ही बनने लगी है, और हो न हो उसने राजा की हत्या सिर्फ इसीलिए की होगी ताकि वो अपने और कौन के बेटे को सुरक्षित रखने के साथ साथ आने वाले समय में उसे ही इस राज्य का राजा बना सके। और ऐसी ही अजीबोगरीब एंडिंग के साथ धोखाधड़ी से भरपूर ये पॉलिटिकल ड्रामा मूवी यहीं पर समाप्त होती है।